नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत से विवाद के बाद इस बात पर अमेरिका चीन में ठनी जवाबी कार्रवाई में लिया बड़ा एक्शन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान से कश्मीर लाए जा रहे थे भारी मात्रा में ड्रग्स, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 तस्कर गिरफ्तार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मुसीबत बढ़ी, ग्वादर वासियों ने दिया अल्टीमेटम। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि तवांग में हंगामा करने के बाद लद्दाख में सैनिक बढ़ रहा है, कैलाश रेंज में हमारी मजबूती से बौखला गया है चीन। साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अफ्रीका से फिर भारत लाए जाएंगे 14 और चीते, नामीबिया सरकार से हो चुका है समझौता। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत से विवाद के बाद अब इस बात पर अमेरिका और चीन में ठनी जवाबी कार्रवाई के लिए ले लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देशों से चीन का सीमा विवाद जाहिर है। भारत समेत 14 देशों से चीन का सीमा विवाद है, लेकिन इसी बीच अमेरिका से भिड़ गया है चीन और जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अमेरिकी नागरिकों को बैन कर दिया है। चीनी सरकार ने कहा कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स के हनन के नाम पर अमेरिका की तरफ से लिए गए एक्शन के जवाब में उनके देश ने 2 अमेरिकी नागरिकों पर बैन लगा दिया है। ड्रैगन के इस कदम के बाद चीन अमेरिका तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिका कैसे रिएक्शन देता है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि चीन में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ ड्रैगन के व्यवहार को लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश विरोध जताते रहे हैं और इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि टॉड स्टीन और माइलिस यू मैचून सहित कई उनकी फैमिली के करीबी सदस्यों के चीन में एंट्री पर बैन रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से कश्मीर लाए जा रहे थे भारी मात्रा में ड्रग्स, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 तस्कर गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान से आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि बड़ा मॉड्यूल नियंत्रण रेखा के पास से मादक पदार्थों की तस्करी और फिर कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में इसकी सप्लाई करने में शामिल था। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स पाकिस्तान से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के रास्ते आ रहा था। कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल कुमार मनहास ने कहा कि हमने एक बड़े नशीले पदार्थ के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें 5 पुलिसकर्मी, एक दुकानदार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक ठेकेदार शामिल है और ये सभी पाकिस्तान से आ रहे थे। एसएसपी ने कहा कि केरन सेक्टर का रहने वाला शाकिर अली खान, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है, केरन में रहने वाले अपने बेटे तमहीद अहमद को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कुपवाड़ा शहर और उसके आसपास के इलाके में कुछ ड्रग्स पेडलर्स को निशाने पर लिया और जांच के दौरान उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक बड़े नेटवर्क का पता चला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मुसीबत बढ़ी, ग्वादर वासियों ने दे दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कार्यरत चीनी कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। खासकर ग्वादर इलाके में उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जुटा हुआ है और इस सिलसिले में वहां बड़ी संख्या में चीनी कर्मचारी तैनात हैं। ग्वादर परियोजना के विरोधी एक नेता ने अब अल्टीमेटम जारी किया है और इसमें कहा गया है कि चीनी नागरिक जल्द से जल्द ग्वादर इलाके से चले जाएं। ग्वादर में 50 दिन से भी अधिक समय एक धरना चल रहा है और इसका नेतृत्व हक 2 तहरीक नाम का संगठन कर रहा है और इस संगठन के नेता मौलाना हिदायतुर रहमान ने अल्टीमेटम जारी किया है। हक 2 तहरीक वहां बन रहे ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे के साथ साथ ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का भी विरोध कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैलाश रेंज में हमारी मजबूती से बौखलाया चीन, तवांग में हंगामा करने के बाद लद्दाख में बढ़ा रहा है सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को लद्दाख सेक्टर से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वी सेक्टर में घुसपैठ के बहाने चीन ने देप्सांग, दमचौक और चुमुर के उस ओर तैनात अपने 70,000 सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना लिया है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना पिछले साल बनाए गए उन बफर जोन्स के उस पार बैठने की तैयारी कर चुकी है और यहां से आमने सामने की तैनाती लंबी बातचीत के बाद हटी थी। इन इलाकों में पीएलए ने बड़े पैमाने पर निगरानी ड्रोन लगाए हैं ताकि भारत पर नजर रख सके। दरअसल पीएलए इस कोशिश में है कि कैलाश रेंज में तैनाती कर जिस तरह भारतीय
भारतीय सेना ने उसे मात दी थी उसी पुनरावृत्ति उसकी ना हो, और सूत्रों के मुताबिक चीन दूरगामी रणनीति के तहत ये खेल रच रहा है। चीन बार बार विवाद खड़े कर रहा है और वो LOC जैसे स्थिति में बदलने की मंशा रखता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे 14 और चीते, नामीबिया सरकार से हो चुका है समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफ्रीका से जल्द ही 12 से 14 और चीते भारत लाए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में अफ्रीका से 12 से लेकर 14 चीतों को भारत लाया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया की सरकार के साथ एक समझौता भी किया है। हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और इसमें 5 मादाएं और 3 नर शामिल थे। कूनो में अच्छी तरह से रच बस जाने के बाद चीतों ने वहां पर शिकार भी शुरू कर दिया है। संसद में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में चीतों की दोबारा वापसी के लिए 38.7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये परियोजना 2021-22 से शुरू होकर 2025-26 तक चलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना पर आ गई केंद्र सरकार की एडवाइजरी, राज्यों को किया अलर्ट। नए साल के जश्न में जरूर बरतें ये सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल की मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मनसुख मांडविया ने बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा है और इसके अलावा उन्होंने मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने नियमित तौर पर जिलेवार इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मामले की निगरानी और रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर शुरू हुई शीतलहर और बर्फबारी, अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानिए क्या है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग से अपडेट आ रहा है। पहाड़ों पर शीतलहर और बर्फबारी को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्कता मोड पर रखते हुए दवाओं का उचित भंडारण रखें। मोटर मार्गों से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बर्फबारी से अवरुद्ध होने वाले मार्गों को सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीनरी को ईंधन युक्त करते हुए मैन पावर को तैनात करते हुए सतर्कता मोड में रखें और कहा गया है कि मशीनों की लोकेशन जैसी जगह रखें जहां पे मूवमेंट अच्छे से हो सके और कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अवरुद्ध मार्गों पर यातायात रोकना, यातायात डाइवर्ट करना, साइनेज बोर्ड, ड्रोन यातायात व्यवस्था के लिए प्लान कर लें। बर्फबारी से अवरुद्ध मार्गों पर पर्यटकों से होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे व्यवसायियों द्वारा मनमाना चार्ज की वसूली ना हो, उसको समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला पर्यटन और विकास अधिकारी देखना सुनिश्चित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विस्तार करेंगे कैंप, केंद्रीय मंत्री बढ़ाएंगे जनाधार और इसी के साथ क्या है 2024 का भाजपा का प्लान 160। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव रणनीति में माहिर माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ भाजपा कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर तक में विधानसभा चुनाव में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी सक्रिय हो गई है। फिलहाल भाजपा की ओर से 160 सीटों को चुना गया है जिन्हें वो कठिन मान रही है और 2019 में इनमें से ज़्यादातर पर उसे जीत नहीं मिल पाई थी। ये सीटें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों की है और इसके अलावा बिहार और महाराष्ट्र में जेडीयू एवं शिवसेना के साथ छोड़ने से भी हालात बदल सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन राज्यों में होगी भारी बारिश, ठंड पर भी अपडेट और कैसा रहेगा मौसम ये आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक सुबह और शाम के समय जबरदस्त कोहरा छा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की भी आशंका जताई जा रही है और इसका मतलब यह है कि सर्दी और बढ़ सकती है। वहीं ठंड के बीच दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सर्दी का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि उसके बाद 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा।
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की है। एएमडी ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने वाली है और इसके अलावा दक्षिण केरल के इलाकों में हल्की से मध्यम गति की बारिश 26 दिसंबर को होगी। वहीं लक्षद्वीप में कुछ जगह मध्यम तो कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की अब खैर नहीं, 84,000 करोड़ का हथियार खरीदेगा भारत, जिसकी मिल चुकी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अब तक के सबसे बड़े 84,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को एक मुश्त मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनमें से 82,000 करोड़ रुपए की खरीद देश में ही की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीनों सेनाओं को भावी युद्ध संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है और इनमें से 6 थल सेना, 6 वायुसेना और 10 नौसेना के हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी 2 सौदों को मंजूरी प्रदान की गई है और इन सभी रक्षा सौदों का मूल्य 84,328 करोड़ रुपए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक डॉलर को मोहताज हुआ पाकिस्तान, 8 साल के सबसे निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। जी दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि वहाँ विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को घोषणा की है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर तक 58.4 करोड़ डॉलर गिरकर 6.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक ये अप्रैल 2014 के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे निचला स्तर है। आंकड़े को देखें तो पिछले 12 महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 11.6 अरब डॉलर की गिरावट आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच जिनपिंग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना से लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं और आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इस बीच चीन में लोगों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही लोग शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। चीन में लोगों का कहना है कि जिनपिंग कोविड पॉलिसी में पूरी तरह फेल हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन की आवाज़ दबाने के लिए भी जिनपिंग पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन में कोरोना को लेकर काफ़ी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और कई जगह लोगों को बंद करके रखा गया है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आइसोलेशन वाली जगह पर पुलिस की तैनाती है और ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिनपिंग के इस्तीफे के अलावा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 1 पार्टी 1 रूल को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं, जिसके तहत आने वाले कई सालों तक शी जिनपिंग ही चीन की सत्ता में काबिज रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका, वाहन की तलाशी के दौरान हुआ विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बम धमाके की खबर सामने आ रही है। राजधानी की पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के I-10/4 सेक्टर में शुक्रवार को वाहन में हुए इस आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी आदिल हुसैन की मौत हो गई है और 2 नागरिकों सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित, 97% हुआ कामकाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% कामकाज हुआ। वहीं शुक्रवार को लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली और उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कार्य की उत्पादकता 97% रही। बिरला ने बताया कि वर्तमान सत्र के दौरान लोकसभा में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए और सत्र के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 और वहीं पर नियम 377 के तहत 298 मामले सदन में उठाए। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के मंत्रियों द्वारा 43 वक्तव्य दिए गए और 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 साल में खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी, 2024 के चुनाव को लेकर मनोज तिवारी ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार मनोज तिवारी ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है और साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय दी। और दोस्तों, उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है और इस बीच उन्होंने पार्टी के राजनीतिक करियर पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल जब भाजपा सांसद मनोज तिवारी से पूछा
पूछा गया कि एमसीडी चुनावों में करारी हार के बाद 24 घंटे चुनावों की तैयारी में लगे रहने वाली भाजपा से लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उम्मीद की जानी चाहिए। इस पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हम तो अपना चुनाव अभी भी जीते हैं, हमने बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के 2 चुनावी साल हैं वो उनके आखिरी राजनीतिक साल होंगे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली को कभी गैस चैम्बर में बदलते हुए देखना पड़ेगा, यह घर में आने वाले पानी पीने लायक नहीं होगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यमुना नदी के किनारे खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने आगे कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली के झुग्गियों वालों के लिए जो काम आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था वो मोदी जी करेंगे। यह अवैध घुसपैठियों का पहचान पत्र एक दिन में बन जाएगा। वो आगे कहते हैं कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को 2 साल का मौका दिया है और ये 2 साल यदि नहीं हटे कूड़े पहाड़ तो हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी को जनता अलविदा कह देगी। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से यूपी बीजेपी में बदलाव की चर्चा, आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश बीजेपी में नई टीम को लेकर बीते कुछ दिनों से अटकलें चल रही हैं। हालांकि इन अटकलों के पीछे कई वजह भी दिख रही है, लेकिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और फिर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर जाने की खबर है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनके मुलाकात से पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर नया प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नई टीम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करना चाहती है और इस वजह से नई टीम को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। इन्हीं अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे और इस दौरान सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात और चर्चा के विषय को लेकर अभी तक स्पष्ट पार्टी की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और दूसरी ओर इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली गए थे। तब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जबकि इससे पहले यूपी में गठबंधन के निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद दिल्ली गए थे। तब संजय निषाद ने पहले पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस बीच पहले डिप्टी सीएम और फिर अब मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, देरी से चल रही हैं 21 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, पूरा उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये ठंड और कहर ढाने वाली है और 28 दिसंबर तक राहत के कोई आसार नहीं है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरा लगातार कहर ढा रहा है और आज भी घने कोहरे की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और कई ट्रेनें भी यहाँ पर देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इससे सटे पश्चिम यूपी, उत्तर बिहार और इससे सटे पूर्वी यूपी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर कोहरे की परत देखी गई, जिससे विजिबिलिटी में कमी दर्ज की गई है। अमृतसर में विजिबिलिटी 200, पटियाला और चंडीगढ़ में 50-50, अंबाला में 25, गंगानगर में 25, चूरू में 50, बरेली में 50 और इसी तरीके से आपको बता दें कि विजिबिलिटी हर जगह कोहरे के चक्कर में कम होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यह पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में हुआ पाकिस्तान सेना का भारी विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में सरकार और सेना को अपने जबरन कब्जे वाले कश्मीर में भारी विरोध झेलना पड़ रहा है और इस महीने में 2 बार पीओके में प्रशासन को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 16 दिसंबर को आज़ादी के नारे लगे और इसके बाद अब पाकिस्तान सैनिकों को गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थानीय लोगों से बड़े पैमाने पर विरोध और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये कहते हुए विरोध करते हुए देखा जा सकता है कि वो पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर या पाकिस्तान रेंजर को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से तनाव के बीच सेना ने उठाया बड़ा कदम, 85,000 करोड़ से ज्यादा के 24 प्रस्ताव को दिया मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, चीन से उग्र हुए तनाव के बीच सेना और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 22 दिसंबर को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें माउंटेड गन सिस्टम, बख्तरबंद वाहन
और रेडार की खरीद भी शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है और भारत ने चीन के खिलाफ कमर कस ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खत्म नहीं हुआ है कोरोना, हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी। जीनोम सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग और मास्क पर भी कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, चीन, जापान और अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 केस आ रहे हैं और इसी बीच बुधवार को भारत में भी BF.7 के 4 मामले आए और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर पूरी तैयारी रखिए। राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, PSA प्लांट, वेंटिलेटर और बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट कराने की सलाह दी है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण समेत कई अधिकारी शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर ढिलाई न बरतने की सलाह दी और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बाकी जगहों पर सतर्कता और ज़्यादा बढ़ाई जाए। पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस के साथ मजबूत निगरानी की जरूरत पर भी जोर दिया और उन्होंने साथ ही सभी लोगों को मास्क पहनने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना वायरस के लिए अब इंजेक्शन की नहीं होगी जरूरत, नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को सदन में बताया कि विशेषज्ञ समिति ने कोरोना वायरस के लिए नाक से दिए जाने वाले नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि आगामी दिनों में कोविड-19 वायरस के खिलाफ बचाव के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बीते 28 नवंबर को बताया था कि उसके नाक से लिए जा सकने वाले कोविड-19 रोधी टीके इनकोवैक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भारत में 18 साल या उससे ज़्यादा कम उम्र के लोगों में आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की मंजूरी मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि इनकोवैक दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्राथमिक सीरीज में और हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक दोनों के रूप में मंजूरी मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन पर बढ़त के लिए सशक्तिकरण जरूरी, वायुसेना प्रमुख ने ड्रैगन की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी पर जता दी चिंता। जी हाँ दोस्तों, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने चीन द्वारा अपनी हवाई युद्ध क्षमता में लगातार वृद्धि किए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण आभाओं जैसे लड़ाकू स्क्वाड्रन और फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए ताकि बल अपनी युद्धक क्षमता की बढ़त को बनाए रखें। एक संगोष्ठी के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि भारत के पड़ोसी देश अशांत, आक्रामक और अनिश्चित बने हुए हैं और ऐसे में देश को साझा विचार और मूल्यों वाले देशों के साथ साझेदारी करके अपनी समेकित शक्ति बढ़ानी चाहिए।